नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR लिखा हुआ एक पोस्टर फाड़ा और उसे कचरे में डाल दिया। वीडियो को शेयर करते हुए खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि चुनाव आयोग ने आज आधिकारिक ऐलान किया है कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पूरे देश में लागू करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और वंचितों के वोट काटना चाहती है ताकि वो भारत के संविधान को मनुस्मृति के मुताबिक बदलाव कर सके। उन्होंने कहा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था वोटबंदी के इस षड्यंत्र में बीजेपी RSS का साथ दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपनी पार्टी के OBC विंग के भागीदारी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज ही चुनाव आयोग का नया नोटिफिकेशन आया है कि SIR सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में किया जाएगा। यह गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। OBC, SC, ST और महिला को वोटिंग का अधिकार देने के लिए RSS और बीजेपी तैयार नहीं थी। आपको वोटिंग का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से मिला और अब बीजेपी वोटर लिस्ट को बदलकर लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वो सिर्फ तकरीर करते रहे। दिल्ली में कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की। मैंने OBC की उस तरह रक्षा नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके यानी OBC के इतिहास, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा भी पता होता तो मैं उसी समय जाते जनगणना करा लेता। ये मुझसे गलती हुई। ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी कुल मिलाकर करीब 90% है, लेकिन जब बजट बनाने के बाद हलवा बांटा जा रहा था तो वहां 90% की आबादी का कोई नहीं था। देश की 90% आबादी ही प्रोडक्टिव फोर्स है। हलवा बनाने वाले लोग आप हैं, लेकिन हलवा वो खा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हलवा ना खाएं, लेकिन कम से कम आपको भी तो मिले। उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन प्रियंका से पूछेगा कि अगर राहुल ने किसी काम के लिए मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जातिगत जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि आपके काम को हिंदुस्तान में सम्मान और भागीदारी मिले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने OBC विंग के भागीदारी न्याय सम्मेलन में कहा कि भाजपा और RSS के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेजी खत्म कर देंगे, लेकिन इनके बच्चे लंदन और अमेरिका में क्या पढ़ते हैं। हर क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। इसके लिए यह जरूरी है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिया जाए। भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस ने OBC विंग का नया आधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू इंडिया, जबकि 50% हिंदू तो OBC हैं। अगर हिंदू इंडिया है तो मीडिया और कॉर्पोरेट कंपनी में OBC क्यों नहीं है? बड़े बड़े एंकरों के लिस्ट में OBC वर्ग के लोग क्यों नहीं है? ये लोग SC, ST, OBC वर्ग की जमीनें छीनकर अडानी को दे रहे हैं। इनके सिस्टम में कोई OBC नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि जहां भी कांग्रेस की सरकार होगी हम जाति जनगणना करेंगे ताकि हमें पता चले कि OBC वर्ग के लोगों की देश में कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के ST के 83%, OBC के 80%, SC के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के ST के 65%, OBC के 69%, SC के 51% पद भी रिक्त छोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की। विश्वविद्यालयों ने बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदायों की समस्याएं रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती हैं। राहुल ने कहा कि NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हजारों योग्य SC, ST, OBC उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है।
ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर होने वाले खर्चे को लेकर जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक 2025 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर भारत ने 67 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, जबकि 2021 से 2024 के बीच विदेश यात्राओं पर कुल 295 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने 2025 में अब तक की जिन यात्राओं का ब्यौरा दिया है, उनमें 5 देशों जिसमें फ्रांस, अमेरिका, थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब के दौरे शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस साल जिन बाकी 9 देशों की यात्राएं की गई हैं, उनके बिलों की प्रक्रिया अभी जारी है। मालदीव दौरे पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माले एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पिछले कुछ महीनों में भारत और मालदीव के रिश्तों में सुधार होने लगा है। हरियाणा के गुरुग्राम में कथित तौर पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की ताजा कार्रवाई ने बांग्ला भाषी समुदाय में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस अभियान के तहत कई बांग्ला भाषी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके चलते डर और अनिश्चितता के कारण सैकड़ों मजदूर अपने परिवारों के साथ पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 49 का बंगाली मार्केट अब खाली हो रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 500 से ज्यादा बंगाली प्रवासी मजदूरों में से अधिकतर वापस जा चुके हैं। लोगों में दहशत जैसी है कि कुछ तो जल्दी से जल्दी भागने के लिए घर से पैसे मंगाकर फ्लाइट से बंगाल जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुग्राम में सफाई, निर्माण और अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। साथ ही कुछ मामलों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेश भेजने की घटनाएं भी सामने आई हैं और इससे भी बांग्ला भाषी लोगों में तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। इसी बीच गुरुग्राम में हाल की घटनाओं ने दहशत पैदा कर दी है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को संसद में स्पष्ट किया कि सरकार के संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की कोई योजना नहीं है। ये बयान उन अटकलों के जवाब में आया है जो हाल के महीनों में विपक्षी दलों और नागरिक समाज द्वारा उठाए गए सवालों के बाद सामने आई थी। भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि नेवी डे 2025 इस बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया जाएगा। इस बार का आयोजन अरब सागर के किनारे होगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद अहम समुद्री इलाका है। इस जगह को चुनने का मकसद ये दिखाना है कि नौसेना इस क्षेत्र में कितनी सक्रिय और सतर्क है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की रणनीति और तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने यह साबित किया था कि वो कितनी तेजी और ताकत के साथ समुद्र से दुश्मन पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस आयोजन की जगह को चुनने से पहले काफी विचार विमर्श किया गया। ये सरकार की उस नीति के तहत किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश के बड़े और राष्ट्रीय आयोजनों को अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में मनाया जाए ताकि पूरे देश को इनसे जोड़कर एकजुटता का संदेश दिया जा सके। बता दें, पिछले साल नेवी डे का आयोजन पुरी के पास बंगाल की खाड़ी में किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को ऐलान किया कि फ्रांस अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गजा में भूख और तबाही को लेकर दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो इस फैसले को सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि गजा में युद्ध तुरंत रुके और वहां की आम जनता की जान बचाई जाए। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है और फिलिस्तीन को समर्थन देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ने फिलिस्तीन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसले को सख्ती से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि मैक्रों को यह फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को राष्ट्र का मान्यता देने की इमैनुअल मैक्रों की योजना को अमेरिका सख्ती से खारिज करता है। उन्होंने लिखा, ये गैर जिम्मेदाराना फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है और ये अशांति बढ़ाएगा। इस 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ितों के लिए एक तमाचे जैसा है।
वहीं फ़लस्तीनी अधिकारियों ने मैक्रों के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.